सर। देखो पहला क्वेश्चन है मॉड्यूल नंबर 5 का, डिफाइन मोटिवेशन एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। तो मोटिवेशन बताओ, उसका इंपॉर्टेंस बताओ। तो ये रहा पहला डायरेक्टिंग का मॉड्यूल नंबर 5। इसमें बोला डायरेक्टिंग का 4 एलिमेंट होता है, अपने क्लास 12 में ही पढ़े। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे पहला आया मोटिवेशन का आ गया। ये रहा मोटिवेशन का मतलब होता है किसी को इंस्पायर करना, स्टिमुलेट करना या इनकरेज करना। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ऐड कर लो, क्योंकि यही मोटिवेशन का मतलब होता है। मोटा मोटी यही लीडरशिप का भी मतलब है, किसी को इन्फ्लुएंस या एस्पायर करना। लेकिन मोटिवेशन में बोलोगे फॉर अचीविंग द गोल, फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और यहां बोलोगे उसका पर्पसफुल डायरेक्शन फॉर द लाइफ। ठीक है ना, इन दोनों में डिफरेंस समझना। यही वर्ड यूज कर सकते हो दोनों में, अच्छा इंस्पायर, स्टिमुलेट या एनकरेज। बट यहाँ पे टू अचीव द गोल ऑफ द लाइफ, और वहां टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ पे साथ ही में क्वेश्चन था मोटिवेशन का सिग्निफिकेंस, मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस एक तरीके से मतलब। लीडरशिप आया, मोटिवेशन आया क्यों नहीं यहाँ पे? मोटिवेशन मोटिवेशन का सिग्निफिकेंस तो दिखाई नहीं यहाँ पे कहीं पे हमारा नोट्स में। खैर हम बोल देगा वो अपने मन से, फिर अगर हमको यहाँ मॉड्यूल में नहीं दिखता है तो। नहीं, मोटिवेशन का सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे। सुनो मेरा बात, मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस क्या होगा? सबसे बड़ा बात है ये पॉजिटिव एटीट्यूड लाता है। जब कोई को मोटिवेट करते हैं तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है लाइफ में। दूसरा, हमेशा बोलोगे गोल अचीवमेंट होगा उससे। तीसरा बोलोगे रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज होगा, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स होगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा लोगों का काम के लिए, गोल अचीवमेंट होगा, रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज होगा। एम्प्लॉय को भी, एम्प्लॉय का क्या बोलते हैं, लाइफ बेटर होगा, इंप्रूवमेंट इन स्किल होगा, मतलब भाई इंप्रूवमेंट इन स्किल ऑफ एम्प्लॉय। तो ये सब इसका सिग्निफिकेंस हो गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि एनी टू कंटेम्पररी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, इसको डिस्कस एंड एक्सप्लेन करने, कोई दो थ्योरी को। तो हम लोग मोटिवेशन का जो थ्योरीज पढ़ते हैं वो ये रहा, सारा ही एक्सप्लेन कर देते हैं कोई दो की जगह। पहला है मोटिवेशन का थ्योरी में हायरार्की नीड ऑफ थ्योरी। 3 मोटिवेशन का थ्योरी है, हाइजीन थ्योरी, XY थ्योरी और नीड थ्योरी, मैस्लो वाला। तो नीड थ्योरी क्या बोलता है, आदमी कैसे मोटिवेट होता है? जब उसका 5 चीजों का जरूरत के हिसाब से मोटिवेट होता है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, मतलब फिजिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान। दूसरा, तो पहला फिजियोलॉजिकल नीड। दूसरा सेफ्टी नीड, मतलब आदमी को चाहिए लाइफ में सेफ्टी, जॉब में सिक्योरिटी। तीसरा बिलोंगिंग या लव नीड, यानी फैमिली हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव्स हो, एंटरटेनमेंट हो। एस्टीम नीड यानी प्राइड, रिस्पेक्ट, ये सब का बात। लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपना कोई गोल अचीव करना, फुल पोटेंशियल अपने लाइफ में अचीव करना। एक किसी का गोल है कि कोई कंपनी का CEO बने, किसी का गोल है वर्ल्ड टूर करे। तो अपना ये 5 नीड के हिसाब से आदमी का जरूरत बढ़ता है, वैसे वैसे मोटिवेशन बढ़ता है। ये हो गया मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी। दूसरा थ्योरी है थ्योरी ऑफ X एंड Y। बोलता है दुनिया में
कुछ चीजें एक्स है, कुछ चीजें वाई है, मतलब सब कुछ चीजें ऐसी कंसर्न्ड है जो तुमको लाइफ में पॉजिटिव देगी, और कुछ चीजें ऐसी है जो लाइफ में नेगेटिविटी देगी। तो थ्योरी ऑफ एक्स में लिया गया वो चीज जो लाइफ में तुमको नेगेटिवली मोटिवेट करती है, और कुछ चीजें हैं जो थ्योरी ऑफ वाई जो लाइफ में तुमको पॉजिटिवली मोटिवेट करती है। ये थ्योरी कौन दिया था? मैग्रेगर। मैस्लो दिया था नीड ऑफ थ्योरी, मैग्रेगर दिया थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई। थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई बोलता है कुछ चीजें लाइफ में ऐसी है जो तुमको पॉजिटिवली मोटिवेट करेगी, कुछ चीजें नेगेटिव। ठीक, अच्छा तो वो ठीक है। थ्योरी ऑफ एक्स में एजम्पशन कहिए कि जिनसे एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। अब थ्योरी ऑफ एक्स में भी दो बोला, पॉजिटिव में भी दो, नेगेटिव में भी दो। पॉजिटिव में भी बोला हाई ऑर्डर नीड और लो ऑर्डर नीड, और नेगेटिव में भी बोला हाई ऑर्डर नीड और लो ऑर्डर नीड। तो अगेन ये भी उसी से कनेक्टेड किया जरूरत के हिसाब से, हाई ऑर्डर जरूरत, लो ऑर्डर जरूरत। ठीक है सर। तो ये दो चीज हो गया। अब कुछ चीजें हाँ जो सर। तुमको पॉजिटिव मोटिवेट करेगी, मतलब जैसे सैलरी बढ़ना पॉजिटिव मोटिवेट करेगा, बट सैलरी का ग्रोथ अगर नहीं हो तो नेगेटिव मोटिवेशन, दूर काम करके फायदा नहीं है, पैसा ही नहीं बढ़ता है यहाँ तो। वैसे ही मैं बोलूँ अगर तुमको हाई पोस्ट दूंगा तो तुम मोटिवेट होगे, लेकिन अगर तुम्हारा पोस्ट अपग्रेड नहीं करूं तो तुम नेगेटिवली मोटिवेट हो जाओगे, दूर यहाँ काम करके क्या फायदा है। तुमको कोई तुम अच्छा काम किया उसका तारीफ हो गया, तुम पॉजिटिवली मोटिवेट होगे, लेकिन उसी काम का तारीफ नहीं हुआ तो तुम नेगेटिवली मोटिवेट होगे, दूर यहाँ पे तो कोई काम का फायदा ही नहीं है, कोई तारीफ ही नहीं करता, रेस्पेक्ट ही नहीं है कोई। तो ये हो गया थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई। और लास्ट है हाइजीन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये हेक्सेबर्ग दिया, ये बोला एक्सपीरियंस दैट सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड पीपल नीड एट वर्क। कुछ चीजें तुमको काम में सेटिस्फैक्शन देती है, बट कुछ चीजें तुमको काम में डिससेटिस्फैक्शन देती है। जैसे अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट हो तो तुमको सेटिस्फैक्शन देगा, लेकिन बैड वर्किंग एनवायरनमेंट हो वो तुमको डिससेटिस्फैक्शन देगा। ठीक है, तो मोटिवेशन का हाइजीन फैक्टर्स ये रहा। ये देखो, जो डिससेटिस्फैक्शन देगा जॉब में और जो सेटिस्फैक्शन देगा जॉब में। जैसे अचीवमेंट तुमको सेटिस्फैक्शन देगा, रिकॉग्निशन तुमको सेटिस्फैक्शन देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको सेटिस्फैक्शन देगा, एडवांसमेंट ग्रोथ तुमको सेटिस्फैक्शन देगा। और वही अगर कंपनी का पॉलिसी खराब है, सुपरवाइजर बहुत चिड़चिड़ा है, कंपनी का आपस में स्टाफ का आपस में रिलेशनशिप खराब है, वर्किंग कंडीशन बुरा है, जो मैं एग्जांपल दिया था, सैलरी कम है, स्टेटस नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है जॉब का, कभी भी लात मार के निकाला जा सकता है, ये सब तुमको क्या करेगा? नेगेटिवली मोटिवेट करेगा। तो तीनों थ्योरी डिस्कस करिए, यहाँ बोला था एनी टू, हम लोग तीनों कर दिए। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या होता है? काम करने पे जो एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट मिले, है ना। पैसे से आदमी मोटिवेट होता है, कुछ कुछ चीजें हैं जो पैसा नहीं, अदर देन मनी भी होता है। जैसे तुमको पैसा में क्या मोटिवेट करेगा? सैलरी बेसी मिले, परफॉर्मेंस के हिसाब से पेमेंट मिले, मतलब बोनस, और या प्रॉफिट में शेयर मिले, या तुमको कंपनी का ओनरशिप में यानी शेयर होल्डिंग मिल जाए। ये सब फाइनेंशियल मोटिवेशन है, इनमें सब में पैसा मिल रहा है, पैसा, बोनस देना, एक्स्ट्रा अलाउंसेस देना, शेयर दे देना कंपनी का, ओनरशिप, सैलरी बढ़ा देना। जबकि नॉन फाइनेंशियल क्या हो? सर हमको रिकॉग्निशन मिला, मेरा करियर बेटर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है, ये सब क्या है? नॉन फाइनेंशियल। यहाँ पैसा नहीं मिल रहा है, तुम्हारा मैनेजर तुमको तारीफ किया या रिकॉग्नाइज किया, यहाँ पैसा नहीं मिला बट तुमको अच्छा लगा काम में, तुम्हारा करियर बेटर हो गया, यहाँ पे तुमको नया नया स्किल सीखने मिला, तुम्हारा करियर बेटर हो गया। यहाँ पे पैसा नहीं मिला बट तुम इस ऑर्गेनाइजेशन को कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तुमको लगता है यहाँ पे मेरा स्किल बेटर हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, या वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है। एक और इसमें ऐड कर सकते थे चैलेंज। कभी कभी किसी को चैलेंजिंग वर्क मोटिवेट करता है। ठीक है, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला लीडरशिप का डेफिनेशन दो और उसका सिग्निफिकेंस बताओ। लीडरशिप का डेफिनेशन क्या है? हम अभी बताया था, वही 3 वर्ड यूज करो, इंस्पायर या इन्फ्लुएंस, लेकिन फॉर योर पर्सनल लाइफ। हम तुमको एग्जाम के पहले पढ़ाया
और हम तुमको बोला निर्णय वेरी गुड, तुम अच्छा कर रहा है, एग्जाम में बढ़िया मार्क्स आएगा, ये गोल अचीवमेंट हुआ, ये मोटिवेशन हुआ। लेकिन हम तुमको बोला निर्णय देख, तुम ऐसे पढ़ रहा है, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा, इससे तुम्हारा इससे लाइफ बेटर हो जाएगा। ये हम तुम्हारा एग्जाम ओरिएंटेड या गोल ओरिएंटेड काम नहीं कराया, तुम्हारा लाइफ को बेटर किया। तो जो तुमको लीडर लाइफ को बेटर करने के लिए इन्फ्लुएंस करे, वो हो गया लीडरशिप। ठीक है ना? जैसे हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, हमारे क्लास टीचर आके बोलते थे जैसे पढ़ रहे हो और बेटर करो ताकि एग्जाम में अच्छा मार्क्स आए, ये मोटिवेशन है। बट हमारा प्रिंसिपल क्या करते थे, प्रिंसिपल सर, वो अचानक डस्टबिन में उठा के कूड़ा खुद ही फेंक के चले जाते थे। तो वो अपने बिहेवियर से हम लोग हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। लीडरशिप में आपका बिहेवियर बेटर होता है। हम लोग उनको देख के सीखे कि हमको भी कूड़ा नहीं फेंकना है। ठीक है ना? अब आया लीडरशिप का इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए, हमको गाइड करता है, नंबर 1। दूसरा बात बोलोगे ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है। तीसरा बोलोगे टास्क को पूरा करने में हेल्प करता है। और भी यहाँ पे, अच्छा यहाँ बोल ही दिया, पैराग्राफ छोड़ो, यहीं से दे दिया, ये रहा, ये तुम्हारे गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। ये सबऑर्डिनेट को हायर लेवल परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट करता है, धीरे धीरे जूनियर भी सीनियर हो पाएंगे। ये टीम स्पिरिट को बेटर करता है। ये डायनामिक लाता है, तुम्हारे अंदर चेंजेस लाता है, तुमको कॉन्फिडेंस देता है लीडरशिप। तो ये सब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का अलग अलग स्टाइल बताओ विथ एग्जाम्पल। ये रहा पहला स्टाइल का नाम, मैनेजर मेक डिसीजन एंड अनाउंसेस। मतलब मैनेजर पूछता नहीं है किसी से, तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, हिटलर टाइप। मैनेजर पूछता नहीं है, खुद ही डिसीजन लेता है, बस बोलता है चुपचाप फॉलो कर लो। दूसरा हो गया मैनेजर सेल हिज डिसीजन। मैनेजर डिसीजन ले रहा है, लेकिन तुमसे फिर बाद में उसके ऊपर डिस्कशन करे कि तुम कुछ उसमें एडिशनल बोल सकते हो। तो मतलब डिसीजन तो मैनेजर का ही फॉलो होगा, लेकिन मैनेजर तुमसे ऐसे बातचीत करेगा कि तुम उसको खुद ही एक्सेप्ट कर लो। तीसरा है मैनेजर प्रेजेंट हिज आइडिया एंड इनवाइट क्वेश्चन। मैनेजर अपना आइडिया देगा, लेकिन एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करेगा, बोलेगा तुम लोग भी कोई सजेशन दो ताकि हम लोग बेटर डिसीजन ले पाए। मैनेजर प्रेजेंट है टेंटेटिव डिसीजन सब्जेक्ट टू चेंज। मैनेजर डिसीजन तो बता रहा है, बट बोल रहा है वोटिंग होगा, अल्टीमेटली जो सब कोई बोलेंगे वही फॉलो होगा। मैनेजर में प्रेजेंट द प्रॉब्लम टू गेट द सजेशन। मैनेजर कोई आइडिया नहीं दे रहा है, मैनेजर खाली बोल रहा है देखो ये प्रॉब्लम है, अब तुम लोग बोलो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना सजेशन दो। मैनेजर खाली प्रॉब्लम बता रहा है, मैनेजर पहले से कोई आइडिया नहीं बोल रहा है। मैनेजर में डिफाइन द लिमिट एंड रिक्वेस्ट द ग्रुप टू मेक डिसीजन। मैनेजर बोल रहा है हम डिसीजन भी नहीं लेंगे, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, तुम ही लोग सोचो, तुम ही लोग प्लान बना के लाओ, लेकिन तुम्हारा एक लिमिट फिक्स कर दे रहे हो, इससे ज्यादा ऊपर तुमको अलाउड नहीं होगा सोचना। तो तुम्हारे सोचने पे लिमिट लगा के, लेकिन सोचने का मौका तुमको ही दे रहे। मैनेजर में परमिट फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट इन द डिसीजन मेकिंग। मैनेजर सबऑर्डिनेट को बोल दिया तुम ही लोग डिसीजन ले लो। तो ये हुआ लीडरशिप का अलग अलग स्टाइल। अब इसी में इन्हीं को 3-4 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला ऑटोक्रेटिक, मतलब जहां मैनेजर किसी से पूछेगा नहीं, जो उसको ठीक लग रहा है वो तुमको बता देगा, चुपचाप फॉलो कर लो। डेमोक्रेटिक यानी मेजोरिटी रूल, वोट करो, अगर वोटिंग फेवर में आया मेजोरिटी तो डिसीजन ले लेंगे, नेगेटिव आया तो नहीं लेंगे। फ्री रेन, मैनेजर जूनियर को बोल रहा है तुम ही लोग प्लान बना के लाओ, तुम ही लोग इंप्लीमेंट करो, हम खाली देख लेंगे सब ठीक है कि नहीं। और लास्ट है पैटर्नलिस्टिक यानी तीनों का कॉम्बो। एक बार पैटर्नलिस्टिक देख लो क्या है। मैनेजर खुद को हेड ऑफ द फैमिली की तरह ले रहा है, वो तुमको गाइड वाइड करेगा, बट डिसीजन अल्टीमेटली तुम ही लोग लोगे। ठीक है, तो ये लीडरशिप का स्टाइल वाला क्वेश्चन था। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन में क्या क्या रुकावट आता है, तो इफेक्टिव बैरियर्स बताना है।
क्या क्या कारण से हमारा कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। ये रहा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग माने हम तुमको दो बात बताया, तुम आगे जाके एक ही बात बताया। तुम मेरे अंडर में जूनियर है, तेरे अंडर में भी जूनियर है। हम तेरे को बोला कल शाम को मीटिंग है, ये डॉक्यूमेंट लेके आना है और सबको मीटिंग में 1 घंटा पहले आ जाना है। तुम आगे जाके खाली 2 ही बात बताया, कल शाम को मीटिंग है और ये डॉक्यूमेंट लाना है, 1 घंटा पहले आने वाला बात बोला ही नहीं। फिल्टरिंग मतलब आगे इंफॉर्मेशन पूरा नहीं गया। ठीक है। दूसरा है सेलेक्टिव परसेप्शन। मेरा बात बोलने के पहले तुम एनालाइज कर लिया, सर तो यही बोलेंगे, पहले ही परसेप्शन बना लिया कि सर तो यही बात बताएंगे। इमोशन, कई बार क्या होता है हम गुस्से में हैं या डरे हुए हैं, बहुत दुखी हैं, हम मैसेज को ठीक से समझ नहीं पाए जो तुम बोला। एक है एक्सट्रीम इमोशन, हम पूरी तरीके से कहीं खोए हुए हैं, हम जजमेंट ले ही नहीं पा रहे हैं। लैंग्वेज बैरियर, तुमको इंग्लिश नहीं आता, मेरे को हिंदी नहीं आता। स्टीरियोटाइपिंग, हर बार हम एक ही टाइप का मैसेज देते हैं तो मेरे स्टाफ भी मेरा बात को ठीक से सुन ही नहीं, वो सोच ही लेते हैं यही तो बोले होंगे। स्टेटस डिफरेंस, हमको लगता है हम जूनियर से जाके क्यों बात करें, हम सीनियर है, जूनियर को आना चाहिए। जूनियर को लग रहा है सीनियर है तो ये तो पहला उसका ड्यूटी है कि वो बताए क्या करने। स्टेटस ईगो क्लैश, दोनों 2 डिपार्टमेंट के मैनेजर है, दोनों को लग रहा है हम क्यों जाए। कंफ्लिक्टिंग सिग्नल्स, कई बार सिग्नल या लैंग्वेज में बहुत कंफ्लिक्टिंग वर्ड होता है जिसका मीनिंग 2 अलग अलग हो सकता है। जैसे हम बोला सेल, अब यहाँ सेल का मतलब CLL सेल या SALE सेल, तो कंफ्लिक्टिंग सिग्नल हो जाते हैं। कभी कभी एक ही बात के 2 मीनिंग होते हैं, तुम कोई और मीनिंग गेस कर लिया। रेलुक्टेंट टू कम्युनिकेट, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बातचीत करना ही नहीं चाहते, इंट्रोवर्ट होते हैं लाइफ में। प्रोजेक्शन, हम अपना ही बात को बार बार रख रहे हैं, दूसरा का बात सुन ही नहीं रहे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। होलो इफेक्ट, हम पहले ही हम ओपिनियन बना ले रहे हैं पहले से ही कि ये आदमी तो झूठी बोलता है। किसी बात पे हम पहले ओपिनियन बना ले तो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। डिस्कस द रोल ऑफ लीडरशिप इन डायरेक्टिंग, लीडरशिप का रोल क्या है डायरेक्शन में। रुको, रोल ऑफ लीडरशिप इन डायरेक्टिंग, रुको इसको सर्च कर लेते हैं, क्योंकि रोल मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंस ही रोल है। क्योंकि लीडर का रोल यही है ना, दूसरों से गोल पूरा करवाना, परफॉर्मेंस का लेवल बेटर करवाना, टीम स्पिरिट लाना, कंपनी को डायनामिक रखना, सबको कॉन्फिडेंस देना, यही मेरे को लग रहा है रोल ऑफ लीडरशिप है। तो रोल और इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस एक ही है। हाउ कैन ए मैनेजर यूज मोटिवेशन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, मैनेजर मोटिवेशन को कैसे यूज कर सकता है लोगों का परफॉर्मेंस को बेटर करने में। तो यही तो ये रहा, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देके यही है कि मैनेजर कैसे बेटर करेगा। कुछ लोगों को फाइनेंस का लालच दो, बोलो तुम बेटर काम करके दो, तुम्हारा सैलरी बढ़ा देंगे, तुमको बोनस देंगे, तुम्हारा परफॉर्मेंस को प्रोडक्शन से लिंक कर देंगे। और कुछ लोगों को नॉन फाइनेंशियल चीज मोटिवेट करता है, उनसे गोल पूरा करवाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए ये 2 काम मैनेजर करता है ताकि स्टाफ अपना काम पूरा करके दे, परफॉर्मेंस बेटर करके दे। बोला व्हाई इज कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस बताना है। कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस ये रहा, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन तुम्हारा पॉलिसीज को अप्रूव करवाता है, क्योंकि जब तुम ठीक से सबको प्लान या पॉलिसीज समझाओगे तो सब एक्सेप्ट करेंगे। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कम्युनिकेशन स्टाफ को भी पर्सनल हेल्प करता है कि उनको कोई काम समझ में नहीं आया, उनका कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करता है कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है।
कम्युनिकेशन प्रोडक्शन को सस्ता करता है, क्योंकि लोग आइडियाज देंगे। कम्युनिकेशन जब हम करेगा तो जब आइडियाज देंगे तो कोई यूनिक आइडिया निकल के आएगा तो कॉस्ट कम हो जाएगा। कम्युनिकेशन कन्वीनियंट करता है एम्प्लॉय को काम करने में, कॉन्फिडेंस देता है एम्प्लॉयज को। नेक्स्ट आंसर है डिस्क्राइब हाउ लीडरशिप एंड मोटिवेशन आर लिंक्ड इन मैनेजमेंट। मोटिवेशन और लीडरशिप कैसे लिंक्ड है? तो हम तो पहले बोला था दोनों का मीनिंग एक ही है, इंस्पायर, इन्फ्लुएंस। लेकिन मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए इंस्पायर और इन्फ्लुएंस करता है, जबकि लीडरशिप ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने में। तब लिंक कैसे है? सर ह्यूमन बिहेवियर अगर बेटर होगा तो स्टाफ लीडरशिप से अगर हम तुम्हारा बिहेवियर को मोटिवेट कर दे, पॉजिटिव कर दे, तो तुम कंपनी का गोल में भी तो तुम्हारा वो इम्पैक्ट आएगा ना। क्योंकि तुम्हारा अगर बिहेवियर काम के लिए पॉजिटिव या एटीट्यूड तुम्हारा काम के लिए अच्छा होगा तो ओवरऑल तुम उसका फायदा कंपनी को दोगे, तो तुम काम भी बेटर करोगे। तुम्हारा अगर माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो वो काम में भी तो इम्पैक्ट करेगा ना पॉजिटिविटी पे। तब तुम काम को बेटर करोगे, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स करोगे, क्योंकि तुम पॉजिटिव हो, तुम रिसोर्सेज को वेस्टेज नहीं करोगे। तुम पॉजिटिव हो तो गोल ओरिएंटेड करोगे। तो लीडर तुमको बिहेवियर को पॉजिटिव कर रहा है, जिससे कि तुम मोटिवेट हो रहे हो, और उसका इंपॉर्टेंस लिख के आओगे मोटिवेशन का फिर। ठीक है, इस पीडीएफ का हमको सारा ही क्वेश्चन यहां मिला, बट एक चीज नहीं मिला। क्या? ये वाला आंसर, कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये कहीं नहीं पूछा। ठीक है, इसको भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं ताकि नोट्स में ये भी आ जाए, क्योंकि इजी है। सर सबसे पहले एक सोर्स होगा यानी सेंडर, उसके पास एक मैसेज होगा जिसको वो एनकोड करेगा। एनकोड करना माने सर लिखेगा या सिग्नल में डालेगा या पिक्चर इमेज में डालेगा, और फिर वो मैसेज को एक चैनल के थ्रू, वो चैनल क्या है सर, मेल करेगा या कॉल करेगा या व्हाट्सएप करेगा या फेसबुक करेगा या लेटर लिख के भेजेगा, मतलब एक चैनल के थ्रू तुमको भेजेगा। वो रिसीवर उसको क्या करेगा, फिर डिकोड करेगा, मानो उस मैसेज का मीनिंग क्लियर करेगा और फिर अपना फीडबैक देगा। यही है इसका स्टेप्स। तो पहले हुआ सोर्स, उसका एनकोडिंग होगा, चैनल बनेगा, चैनल के थ्रू डिकोड होगा, डिकोड के बाद रिसीवर होगा और वो फीडबैक देगा। ठीक है, ये एक आंसर छूट रहा था, हम लोग इसको भी डिस्कस करते हैं। एक बार इसका लॉन्ग क्वेश्चन देख लें, कुछ है एक्स्ट्रा या यही सब थे जो हम लोग पढ़े थे? ये रहा, यहाँ पे वही है, डायरेक्टिंग और उसका एलिमेंट पूछा है, मैस्लो हायरार्की पूछा है, हेजरबर्ग पूछा है, लीडरशिप और उसका सिग्निफिकेंस पूछा है, स्टाइल, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पूछा है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछा है, थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई पूछा है, लीडरशिप का इंपॉर्टेंस पूछा है, मोटिवेशन का प्रोसेस पूछा है। हाँ, मोटिवेशन का प्रोसेस पढ़े नहीं है, ये पढ़ना होगा। और कम्युनिकेशन हेल्पिंग बेटर, कम्युनिकेशन कैसे हेल्प करता है, कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस पूछा। तो ये एक क्वेश्चन हमको एक्स्ट्रा मिला, प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। तो कैसे कोई आदमी मोटिवेट होता है? सबसे पहले क्या होता है, टेंशन या नीड। सबसे पहले क्या होगा, एक टेंशन या नीड। तो देखते हैं ये आंसर में है तो, नहीं तो हम लिख के दे देते हैं। नहीं है यहाँ पे मोटिवेशन का, चलो हम लिखते हैं। सबसे पहले एक आदमी को टेंशन या नीड होगा, वो उसको क्या करेगा, ड्राइव, मतलब फोर्स करेगा, जिससे वो क्या ढूंढेगा, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम या नीड। वो उसको सेटिस्फैक्शन देगा, फिर लाइफ में नया टेंशन या नीड आएगा। तो सबसे पहले टेंशन या नीड है जो तुमको ड्राइव किया या फोर्स किया, तुम उससे सॉल्यूशन ढूंढे, वो सॉल्यूशन तुमको सेटिस्फैक्शन देगा यानी नीड को सेटिस्फाई करेगा, देन अगेन नया टेंशन, और ऐसे लाइफ में ये सर्कल चलता रहता है मोटिवेशन का। जैसे तुम्हारा जब याद करो तुम्हारा बोर्ड था, तुमको टेंशन हुआ, मम्मी को टेंशन हुआ कि कैसे सिलेबस होगा, कैसे होगा, तो तुम अपने आप को ड्राइव किए, सुकांतो सर से बात किए, सुकांतो सर तुमको मेरा सॉल्यूशन दिए, तो तुम मेरे पास आया, हम लोग अपना काम किए, तो तुम सेटिस्फाई हुआ। अब लाइफ में दूसरा टेंशन है, एविएशन का कैसे होगा। हाँ, तो 12 के बाद एविएशन, एविएशन के बाद कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और, यही चलेगा लाइफ में। यही था मोटिवेशन का ये आंसर, जो यहाँ पे ऊपर में नहीं था, यहाँ था, बाकी सब क्वेश्चन कॉमन थे।
ठीक है, अब हम Okay, लोग sir. कंट्रोलिंग वाला कर ले। अच्छा ठीक है सर, मॉड्यूल कर लेते हैं। ये रहा, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, कंट्रोलिंग पे आ गया। वो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला मिला, क्या सर? एडमिनिस्ट्रेशन वाला। नहीं सर, एडमिनिस्ट्रेशन का दे ही नहीं रहे वो लोग। मैंने इतना सब कुछ बोला फिर भी नहीं ले रहे हैं वो लोग। अभी तक बना रहे हैं, बोल रहे हैं एग्जाम 24 तारीख से, फिर भी। वो तो इंटरनल एग्जाम है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है, तो मेन एग्जाम के पहले बना देगा, इंटरनल का उतना टेंशन नहीं। अच्छा, यहाँ पे बोला डिफाइन कंट्रोल एंड एक्सप्लेन टू फीचर्स ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है सर? कंट्रोल का मतलब होता है हमें गोल सेट करें, एक स्टैंडर्ड सेट करें और फिर उसको एक्चुअल से कंपेयर करें और जो भी डिफरेंस आ रहा है उस पर करेक्टिव एक्शन लें। दैट इज कंट्रोलिंग। तो सेटिंग ए स्टैंडर्ड, देन कंपेयरिंग विद द एक्चुअल एंड व्हाट एवर डिफरेंस आर देयर, रीजन ढूंढो उसका, एनालाइज करो और उस पर एक्शन लो ताकि अगली बार वो गलती नहीं हो। दैट इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग इज अ मेजर द डिविएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। यहाँ पे क्या मेजर कर रहे हो? एक्चुअल परफॉर्मेंस का डिविएशन मेजर कर रहे हो फ्रॉम स्टैंडर्ड और फिर रीजन ढूंढ के उस पर करेक्टिव एक्शन ले रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ था कंट्रोलिंग का। तो फीचर्स, तो फीचर्स तो याद करो बेटा, हम हमेशा बोले 4 फीचर ऐसा है बेटा जो किसी भी चैप्टर में चिपका के आ जाना, और 3 इंपॉर्टेंस ऐसा है जो किसी भी चैप्टर में चिपका के आ जाओ। हम 4 ही लिखेंगे। चलो, पहला यहां हमेशा फीचर, और हम इंपॉर्टेंस के लिए एक बात लिखवा रहे हैं, ये वीडियो वैसे भी देगा हम, तो यहाँ पे लिख भी रहा था कि स्क्रीन में आ जाए। 4 ऐसा फीचर निर्णय जो किसी भी चैप्टर में चिपका के आ जाना, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। यहाँ हमेशा बोलना कोई भी चीज जो प्लानिंग हो, कंट्रोलिंग हो, कुछ भी हो, गोल ओरिएंटेड होता है, और यहां बोलोगे इससे गोल अचीव होता है। फिर यहां बोलोगे ये कंटिन्यूअस होता है। सर कोई भी चीज आपको लगातार करना होता है। यहां बोलोगे डायनेमिक होता है, दुनिया में करने का तरीका हमेशा चेंज होगा। तो कंटिन्यूअस है, डायनेमिक है, गोल ओरिएंटेड है, और एक था, और एक क्या था? गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस, डायनेमिक, एक और याद करें रुको। और इंपॉर्टेंस में हमेशा लिख क्या होगा? गोल अचीव्ड हुआ, उसकी मदद से जो भी किए, कंट्रोलिंग किए, प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, डायरेक्टिंग किया, उससे गोल अचीव हुआ। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स हुआ, कंपनी का ग्रोथ हुआ, ठीक है, और एम्प्लॉइज का मोटिवेशन हुआ, बेटर कोऑर्डिनेशन भी हुआ, ये भी बोल सकते हो। तो ये हमेशा 4 इंपॉर्टेंस है जो कहीं भी चिपका गया है। कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स, गोल अचीवमेंट। ऐसे फीचर में गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस, डायनेमिक, और सबसे इंपॉर्टेंट तो भूल ही गए थे, परवेसिव, एप्लीकेबल एट ऑल लेवल, इन ऑल डिपार्टमेंट्स, इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 फीचर, 4 इंपॉर्टेंस याद कर लो बेटा, दुनिया में कहीं भी लिख के आ जाना मैनेजमेंट का सब्जेक्ट में, ठीक है? ओके सर। दूसरा क्वेश्चन पूछा बेटा, स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग। तो जो डेफिनेशन है बेटा वही स्टेप्स है। सबसे पहले सर हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे, ये रहा, पहले स्टेप्स पे आते हैं, ये रहा। सबसे पहले हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करेंगे, फिर दोनों में मैच करेंगे और गैप ढूंढेंगे, और फिर जब गलती मिल जाएगा तो करेक्टिव एक्शन लेके इसको रीवैल्यूएट करेंगे। तो सबसे पहले टारगेट सेट करो, एक्चुअल को मेजरमेंट करो, टारगेट एक्चुअल का गैप निकालो, उसको एनालाइज करो, और फिर करेक्टिव एक्शन लो और चेक करते रहो एक्शन ठीक है तो, ठीक है ना? तीसरा बोला राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंशियल कंट्रोल विथ एग्जांपल। फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब बताओ और एग्जांपल दो। ये रहा, फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब वो प्लानिंग या वो प्रोसीड्योर जिसमें हम फाइनेंस को लेके एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, क्योंकि फाइनेंस बिजनेस का पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसको हम मॉनिटर करते हैं कि जो हम सोचे थे वैसे खर्चा हो रहा है कि नहीं।
कि हम जैसा डायरेक्शन सोचे थे, जैसा लोकेशन सोचे थे, जैसा यूज सोचे थे, वो हो रहा है कि नहीं। तुम पैसे को लेकर प्लानिंग किए थे कि 2 लाख रुपए में रॉ मटेरियल आ जाना चाहिए, अब वो आया कि नहीं। तुम प्लान किए थे 1 लाख रुपए में एडवर्टीजमेंट का काम हो जाना चाहिए, हुआ या नहीं। तो वो प्लान या पॉलिसी जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ये मॉनिटर करता है कि पैसा सही डायरेक्शन, सही एलोकेशन और सही यूज पे लग रहा है कि नहीं, और अगर गलती हो रहा है तो करेक्शन कर। ठीक है, साथ में पूछा इसका एग्जाम्पल, तो हम एग्जाम्पल तुमको बोल ही दिया अभी एग्जाम्पल कि हम जो एडवर्टीजमेंट के लिए सोचा है, हम जो रॉ मटेरियल के लिए सोचा है, हम जो क्या बोलते हैं लेबर लोग के लिए जितना खर्चा सोचा है उतना कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, उससे ज्यादा तो नहीं लग रहा है। इससे फायदा क्या होगा, सर मेरा कैश का फ्लो ठीक रहेगा, मेरा पैसा बर्बाद नहीं होगा, मैनेजमेंट का ऑप्टिमम, वही इंपॉर्टेंस 4। सर मेरा एफिशिएंसी बढ़ेगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा यानी ग्रोथ होगा, फ्रॉड रुकेगा जब कंट्रोल रखेंगे पैसे पे, तो हो गया। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फीड फॉरवर्ड, कॉन्करेंट एंड फीडबैक कंट्रोल। ये रहा नीचे में। चेंज मतलब ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का स्ट्रक्चर में चेंज, जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है उसमें चेंज, कंपनी का कल्चर बदलना, कंपनी का काम करने का तरीका बदलना, ट्रेडिशनल से टेक्नोलॉजी चेंज करना, कंपनी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदलना, ये सब चेंजेस ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो हम कंपनी में जो जो चेंजेस करते हैं तो वो चेंज, पहला तो ये मीनिंग था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछे, टू इंटरनल टू एक्सटर्नल फोर्स, कौन से 2 ऐसे फैक्टर है इंटरनल और कौन से 2 ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने पे मजबूर करते हैं। तो पहले एक्सटर्नल फैक्टर पढ़ा रहे ये लोग, पहले इंटरनल पढ़ाया ना, नहीं हमारा बुक का क्वेश्चनिंग का तरीका बड़ा अजीब करके रखा है। ठीक है, पहले एक्सटर्नल दिख रहा है, मैं एक्सटर्नल पढ़ा रहा है। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो तुमको भी चेंज करना पड़ता है, ग्लोबली चेंज आ रहा है तो तुमको भी चेंज करना पड़ता है, दुनिया बदल रहा है तो तुमको भी बिजनेस स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, तुम्हारे देश का पॉलिटिकल पार्टी दूसरा कुछ स्ट्रक्चर कर रहा है तो तुमको भी बदलना पड़ेगा, तुम्हारा सोसाइटी बदल रहा है। पहले हमारे सोसाइटी में लेडीज लोग बहुत साड़ियां पहनती थी, अब साड़ियां कम पहनती है, तो सोसाइटी चेंज हो रहा है, तुमको भी चेंज करना पड़ेगा। तुम्हारा एम्प्लॉइज चेंज हो रहा है, तुमको भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में अब एम्प्लॉइज चेंज हो रहे हैं। मैनेजर का एथिकल बिहेवियर चेंज हो रहा है जो तुमको चेंज करना पड़ेगा। ये सब हो गया इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल सॉरी, इंटरनल क्या हुआ, तुम्हारा मैनेजमेंट बदल रहा है, मैनेजमेंट के लोग बदल रहे हैं। अब पुराना टीम था मैनेजमेंट का, अलग सोचते थे, नया टीम अलग सोचता है। इसके अलावा तुम्हारे यहाँ पे इफेक्टिवनेस चेंज हो रहा है, वर्किंग क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सिस्टम बदल रहा है, तो ये सब इंटरनल फैक्टर है। इसके लिए तुमको भी चेंज, एम्प्लॉय का एक्सपेक्टेशन बदल रहा है तो तुमको भी चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला आंसर वो है, क्यों लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं, क्यों ऐसा लोग है दुनिया में जो लोग चेंज पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे बोला कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को बदलना नहीं चाहते। इकोनॉमिक रीजन हो सकता है, क्यों नहीं लोग बदलना चाहते खुद को, क्योंकि लोगों को लगता है हम चेंज किए और उसमें मेरा लॉस हो गया तो, मेरे को कम पैसा मिला तो। कुछ लोगों को डर लगता है टेक्नोलॉजी से, कुछ लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी चेंज होगा तो हमारा वर्किंग आवर चेंज हो जाएगा, कुछ लोगों को डिमोशन का डर लगता है, प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया तो, मेरा कमाई कम हो गया तो ये सब हो गए इंडिविजुअल रीजंस चेंज को बर्दाश्त नहीं करने के। सिक्योरिटी का डर लगता है सबको, स्टेटस खराब हो जाएगा मेरा तो डर लगता है सबको। पीयर प्रेशर, मेरा एम्प्लॉय मेरे से आगे निकल गया तो। वैसे ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बदलना चाहता, वो तो इंडिविजुअल का था, तो कंपनी का रिसोर्स का प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है उतना चेंज करने का। सर स्ट्रक्चर ऐसा है कंपनी का
कि पूरा कुछ बदलना पड़ेगा, तो फिर कंपनी को लगता है अरे पूरा कुछ चेंज कैसे करेंगे, तो कंपनी चेंज नहीं बर्दाश्त करता। कंपनी को लगता है जो मशीन लगा चुके अब उसका क्या करेंगे, अगर पूरा चीज चेंज करेंगे तो जो खर्चा पहले लग चुका वो तो डूब जाएगा, तो लोग चेंज नहीं करना चाहते। कुछ पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को लगता है हमारा और लोगों से रिश्ता खराब हो जाएगा, तो कंपनी का मैनेजमेंट उसलिए भी चेंज नहीं करना चाहता। ग्रुप बदल जाएगा हमारा, इसलिए भी लोग चेंज नहीं करना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ चेंज बताओ, चेंजिंग का प्रोसेस क्या है, वो ऊपर गया था आंसर। ये रहा स्टेप्स ऑफ चेंजेस या प्रोसेस ऑफ चेंजेस। पहला स्टेप क्या होगा, सब पहले अपने कंपनी को प्रिपेयर करो चेंज के लिए, जो जो लगेगा वो अरेंज करो, लोगों का विजन चेंज करो, तुम्हारी कंपनी का एम्प्लॉयज का जो स्ट्रेटेजी है, परफॉर्मेंस का जो मेजर करने का तरीका है, स्टेक होल्डर का टीम बदलो, ये सब चेंज करो पहले, फिर अब चेंज को इम्प्लीमेंट करो। तो पहले आइडिया बनाओ, लोगों का विजन चेंज करो, फिर चेंज को इम्प्लीमेंट करो। उसके बाद देखो कि सब कोई चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, जो नहीं कर रहे हैं उनसे करवाओ। प्रोसेस को टाइम टू टाइम रिव्यू करो कि ठीक से चेंज इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं, जो चेंज किया उसका फायदा हो रहा है कि नहीं। ये था स्टेप्स। दो क्वेश्चन और बचे। हाउ अ मैनेजर कैन ओवरकम द रेजिस्टेंस, बोले ना बहुत लोग बदलना नहीं चाहते, तो फिर मैनेजर उसको ठीक कैसे करेगा। अब लोग तो नहीं बदलना चाहते बट कंपनी को तो बदलना है प्रोसेस, तो फिर क्या स्टेप ले कि प्रोसेस चेंज हो पाए। तो ये रहा वो दिया हुआ आंसर। मैनेजमेंट को क्या क्या कैसे लोगों को चेंज के लिए रेडी करना चाहिए, उनको एजुकेट करो, उनसे बातचीत करो, उनको समझाओ कि देखो हम ये चेंज करेंगे, आप लोग डरो मत, आपका जॉब नहीं जाएगा, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपका पैसा नहीं कटेगा, तो उनको समझाओ बैठ के। उसके अलावा सर पार्टिसिपेशन, जब तुम चेंज कर रहे हो तो सबको बोलो आओ अपना आइडियाज दो चेंजिंग में, सब पार्टिसिपेट करेंगे तो वो लोग चेंज को एक्सेप्ट भी कर लेंगे। सपोर्ट करो, कोई को अगर डर लग रहा है तो उसको सपोर्ट करो, सिखाओ काम, नेगोशिएट करो, मतलब लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देने का बात करो, उनको कोऑपरेट करने के लिए एनकरेज करो, थोड़ा बहुत धमकी भी दो कि देखो भैया तुम चेंज एक्सेप्ट नहीं करोगे तो जॉब से निकाल देंगे तुमको। तो ये सब तरीका है लोगों को चेंज एक्सेप्ट करवाने का। एंड व्हाट आर द रोल ऑफ इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस। इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी का मॉडर्न मैनेजमेंट का प्रोसेस में क्या रोल है, ये आंसर यहां कहां से आ गया, रुको। अच्छा यहाँ पे आइए, लास्ट टेंशन में होना चाहिए कंट्रोलिंग में, ठीक है रुक जाओ। बट यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो इसी पे आंसर खत्म हो गया। ये क्या हुआ निर्णय बाबा, ये क्वेश्चन यहाँ दिया है और ये कंटेंट में भी दिया है, ये देखो ये टॉपिक, ये लो कंटेंट का लिस्ट में भी दिए है। ये रहा यहाँ पे, ये रहा इनोवेशन कंसर्न फॉर एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री। बढ़िया आंसर में नहीं दिया, ठीक है हम समझा दे रहे हैं, सुन लो। इनोवेशन एनवायरमेंट के लिए कैसे कंसर्न और सस्टेनेबिलिटी के लिए। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है, हम रिसोर्सेज को ऐसे यूज करें कि हमारा जनरेशन भी यूज कर ले और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो कुछ बचे, यही तो है सस्टेनेबिलिटी। वी यूज समथिंग इन सच अ वे दैट वी यूज द नेचर फॉर टुडेज यूज ऑल्सो, फॉर आवर ग्रोथ ऑल्सो एंड फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। तो अगर हम बहुत ज्यादा इनोवेटिव हो जाएंगे तो ये एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है थोड़ा बहुत हद तक,
हाँ सर पहुंचाता है, क्योंकि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स का यूज लगता है। धीरे धीरे नेचर को खराबी होता है, क्योंकि मशीनें बनती है। इनोवेटिव मतलब क्या हो गया? मशीनें बनना। मशीन बढ़ना मतलब फैक्ट्रीज बढ़ना, तो पॉल्यूशन बढ़ना, नेचुरल रिसोर्स का बहुत ज्यादा यूज होना, तो इससे एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट आएगा। और आज हम इनोवेटिव के चक्कर में सारा नेचुरल रिसोर्स को, कोयला को, मिनरल्स को बहुत ज्यादा यूज कर लेंगे, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। यही इसका मीनिंग था। बट ये नोट्स में कहीं पर भी नहीं दिया ये लोग लास्ट आंसर यही खत्म कर दिया वो मैनेजमेंट का प्रोग्रेस में। ये लोग कहीं दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन हम समझा दिए। तो ये था मॉड्यूल का शॉर्ट क्वेश्चन। अब एक बार देख लो मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन क्या है। आई थिंक सेम ही होगा। ये रहा लॉन्ग क्वेश्चन, वही पूछा है। कंट्रोलिंग, उसका फीचर्स, प्रोसेस ऑफ स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग, फीड फॉरवर्ड, कॉन्करेंट फीडबैक वापस पूछा है, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल पूछा है, चेंजेस पूछा है, क्या क्या फैक्टर्स है चेंजेस के, बैरियर्स टू चेंज, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, प्रोसेस पूछा है चेंज का, मैनेजर का रोल क्या है इनोवेशन में। ये 2-3 क्वेश्चन जो है ये नहीं है तुम्हारे वहां पे, नहीं ये तो था, ये नहीं है। मैनेजर रोल इन टूरिज्म एंड एविएशन इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर का, ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस आता है टूरिज्म और एविएशन में, वहां मैनेजर का क्या रोल है। तो यही सेम आंसर है बेटा, मैनेजर को यही रोल है कि वो जो इसका ये जो बताया ना तुमको कि कैसे चेंज को लोगों से करवाएं, तो ये करवाना ही मैनेजर का रोल है। कैसे चेंजेस को लोगों को एक्सेप्ट करवाएं, यही मैनेजर का रोल है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री हो चाहे कहीं पर भी, सब जगह यही है। एजुकेट करे मैनेजर, कम्युनिकेट करे मैनेजर, मैनेजर पार्टिसिपेशन करवाए सबका, मतलब सबसे बातचीत करे, सबसे प्लानिंग मांगे, सबसे आइडियाज मांगे, सपोर्ट करे, नेगोशिएट करे, पैसा बढ़ाए, सबको कोऑपरेशन करने के लिए हेल्प एनकरेज करे, और लास्ट कोएशन यानी धमकी भी दे कि देखो भैया तुम चेंज बर्दाश्त नहीं करोगे तो जॉब से निकाल देंगे। तो यही मैनेजर का रोल भी है और यही चेंजेस भी है। ठीक है, हेलो, ठीक है सर। तो मोटा मोटी ये यूनिट